अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल लर्न विद इमरान साहिब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल एक्विलिब्रियम, और आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम केमिकल एक्विलिब्रियम और उसके यूनिट्स को डिटेल से देखेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल से देखा था। आज हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखेंगे और उसके यूनिट्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इसकी डिफाइन की, हमारे पास इसकी डिफाइन किया है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो। ये हमारे पास क्या होती है, रेशो। अब रेशो क्या होती है, रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिवीजन के साइन से या कॉलन के साइन से, कि जब दो चीज़ों के दरमियान डिवीजन का साइन आ जाए तो हमारे पास यहाँ इस कॉलन का साइन है, तो हम क्या कहते हैं इनके दरमियान, ये क्या है, रेशो है। अगर हम कहते हैं 3:4, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4, दोनों का हमारे पास मतलब एक ही है। अब यहाँ पर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास रेशो क्या होगी कि दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर भी प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये दोनों हमारे पास सेम होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास। बच्चे इस डिफाइन में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान आपके लिए डिफाइन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, कि कोई दो चीज़ें हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब वो कौन सी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। उसने कहा है कि आपने क्या लेनी है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अगर एक एग्जांपल देख ले, हमने एक जनरल रिएक्शन पढ़ा था, A+B C+D, इसके साथ एक ए भी लगा लें, यही हमने पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन। अब रेशो, अब ये रेशो किस चीज़ के दरमियान है। पहली बात उसने बताई है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि उनका प्रोडक्ट लेना है। अब इधर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। तो केसी को हम देखें, अगर उसने क्या कहा है आपसे, आपने प्रोडक्ट्स लेना है, प्रोडक्ट लेना है आपने किनका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास ये C, और ये हमारे पास क्या है, D। ये हमने क्या लिख दी, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास, एक C था और एक D, दोनों की कंसंट्रेशन लिख दिया, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, मतलब कि हमने इनका क्या ले लिया, प्रोडक्ट। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहें, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, कि जितना उसका कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। अब इसका हमारे पास कोएफिशिएंट C है, इसका हमारे पास स्मॉल d, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। एक बार दोबारा देख लें कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, रेशो। किन चीज़ों के दरमियान, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, के रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सब का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट, उनको वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी, ये हमारे पास पहला पार्ट आ जाएगा किसके अंदर, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, कि जो रिएक्शन के दौरान हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। अब रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और जितनी हमारे पास उनके कोएफिशिएंट होंगे उतनी हम उसकी क्या लिख देंगे, पावर। अब इसका कोएफिशिएंट हमारे पास ये C, इसका स्मॉल d, तो हमने इसकी पावर में लिख दिया। अब आगे दूसरी चीज़ उसने क्या कही है, दूसरी चीज़ उसने कही है टू द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले उसने बात की थी प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर हमारे पास किसकी बात है, रिएक्टेंट्स की। कि पहले हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स थे उसको हमने लिखा, अब वो कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है किनको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कौन से है, ये A और ये B, हमने ये क्या लिख दिया, इनकी कंसंट्रेशन। ये हमारे पास क्या है, इनकी कंसंट्रेशन। अब आगे क्या है, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब इनके भी जो हमारे पास कोएफिशिएंट होंगे उनको हम इनकी पावर में लिख देंगे, इसका स्मॉल है, इसका
बी। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन है। बस आगे एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कि जैसे जैसे उन्होंने रिएक्शन के अंदर हमने बताया होगा उसी लिहाज से हम Kc की वैल्यू को लिख लेंगे। एक बार इसको दोबारा देख ले। उसने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है, रेशियो होती है किन के दरमियान, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और जितना उसका कोएफिशिएंट होगा उतनी उसका हमने क्या लिख देनी है, पावर लिख देनी है, टू द प्रोडक्ट। फिर हमने क्या लेना है, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आपस में क्या करवा दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करवाना हमने किसके साथ, प्रोडक्ट लेना हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट लेना उनका, टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट कि जितना उनके कोएफिशिएंट होंगे उनकी हमने उसकी क्या लिख देनी है, पावर लिख देनी है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हमारे पास है इसका फार्मूला क्या है, सेम उसने डिफाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है कि ये बेसिकली हमारे पास हमने क्या कहा था, रेशो है, रेशो को हम कैसे शो करते हैं, डिवीजन के साइन से। तो ये हमारे पास ये लाइन क्या शो कर रही है, डिवाइड हो रही है। अब आ गई ऊपर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, सेम उसने वही लिख दिया हुआ है फार्मूला में, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करवाना है और जितने उनके कोएफिशिएंट होंगे उतनी उसकी हमने पावर लिख देनी है। बट एक नीचे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किनको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जितनी हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और जितने उनके हमारे पास क्या होंगे कोएफिशिएंट उतनी हमने उसके क्या लिख देनी है, पावर। ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिखी हैं, रिएक्शंस लिखी हैं। अब हम इन सब की बारी बारी Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में हम इन सब के क्या फाइंड करेंगे, यूनिट्स। अब इनके यूनिट्स फाइंड करेंगे, हमारे पास पेपर में शॉर्ट्स वाक दो भी आ सकते हैं कि आप Kc की वैल्यू फाइंड करें, कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा और साथ में कहेगा आप इसके यूनिट्स फाइंड करें। तो हम इसके यूनिट्स फाइंड करना सीखते हैं कि इनके यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास H2I2 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें हमने Kc की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या बात की है, हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या लेना है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे बटे के ऊपर, ये हमने उसकी प्रोडक्ट की क्या ले ली, कंसंट्रेशन। अब जितना उसका कोएफिशिएंट होगा उसको उसकी हम पावर में लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। हमने उसके डिफाइन में यही पढ़ा था ना कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी उसको हमने क्या लेना, उसका प्रोडक्ट लेना है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है तो उसको हम सिंगल को ही लिख देंगे, कोई दूसरा हमारे पास सब्सटेंस नहीं बना तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है तो हम इसकी पावर क्या लिख देंगे, 2। बटे के नीचे हमारे पास क्या आएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 और 2 दोनों लिख देंगे हम, H2 और I2। अब इनका प्रोडक्ट लेना है तो ये अब इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये हमने फाइंड कर ली Kc की वैल्यू। अब सवाल पैदा होता है कि हमने इनके यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है किसको शो करती है, लॉ ऑफ मास एक्शन को। उसका लॉ ऑफ मास एक्शन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर हम ये रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो हम लिख दिया। अब इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या है, स्क्वायर है, ये आ जाएगा। अब बटे के नीचे हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो पावर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी
और ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं बची तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में जो हमारे पास Kc है इसका हमारे पास नो यूनिट्स, इसका कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास इधर दो ही रिएक्टेंट हैं H2 और I2, इसमें हमारे पास दो ही मोल्स हैं किसके? हाइड्रोजन आयोडाइड के। इधर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसके भी दोनों के मिलाकर 2 मोल्स, इसके भी दो मोल्स, तो हमारे पास पीछे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इसका कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, N2O2 2NO। सेम पीछे जैसे हमने एग्जांपल किया सेम वैसे होगा कि Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे। Kc की वैल्यू इसमें हमारे पास क्या होगी? प्रोडक्ट्स का हमने की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। सेम एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल को हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका हमारे पास कोएफिशिएंट 2 है, 2 आ जाएगा। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन N2 और O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे, दोनों के कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारे पास इनको हम नहीं लिखेंगे। सिंपल आप ये इतना याद रख लें कि एक आपने Kc की वैल्यू में क्या लिखना होता है, पहले आपने प्रोडक्ट को लिखना होता है बटे के ऊपर, और बटे के नीचे हमने क्या लिखनी होती है? रिएक्टेंट्स। सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह याद रखें जब आपने इसको सॉल्व करना होता है। सेम जैसे पीछे रिएक्शन किया हमने। अब एक्टिव मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर इसकी पावर 2 आ जाएगी, बटे के नीचे इसके भी हमारे पास यूनिट क्या होंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसके भी हमारे पास नो यूनिट्स, इसके भी हमारे पास कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। आगे हम एग्जांपल करते हैं। N2 + 3H2। पहले दो एग्जांपल कर लिए, अब हमारे पास तीसरी है 2NH3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? Kc की वैल्यू को फाइंड, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे NH3, इसका हमारे पास एक्टिव मास कंसंट्रेशन आ गई, कोएफिशिएंट इसका 2 है तो इसकी पावर में चला जाएगा। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, इनका प्रोडक्ट लेना है। रिएक्टेंट्स हमारे पास एक N2 है और एक हमारे पास क्या है? H2, और ये हमारे पास 3, इसके साथ क्या है? कोएफिशिएंट, तो इसकी पावर में चला जाएगा ये। अब इसके यूनिट्स हम फाइंड करेंगे, वैल्यू एंटर कर देंगे। एक्टिव मास की हमारे पास वैल्यू होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? स्क्वायर। अब इधर हमारे पास क्या है? N2S के अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। अब इधर देखिए, ये पावर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे? ये सारी कैंसिल हो जाएगी इसकी पावर के साथ। इधर हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3 बार था, ये पावर कैंसिल होगी, पीछे हमारे पास सिर्फ ये 1 बार बच जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्या होगा? ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये मैथ का रूल है कि जब हमारे पास बेस सेम हो, ये बेस और ये बेस, अब इसके ऊपर पावर हमारे पास 1 होगी, इसके ऊपर भी क्या होगी? 1, कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, मोल इस मोल के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो, ये नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। कि जब दो सेम चीज़ें, मतलब कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम देखते हैं कि उनकी बेस सेम है कि नहीं। अगर बेस सेम होगी तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड। तो इसका हम ये किस तरह होगा? ये मोल है और ये मोल आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी हमारे पास क्या होगी? 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। अब ये डेसीमीटर क्यूब और ये डेसीमीटर क्यूब, बेस सेम है हमारे पास, डेसीमीटर इधर भी हमारे पास ये,
अब ये हमारे पास क्या है, ऊपर इनकी पावर क्या होनी है, ऐड होनी है। -3 और -3 हमारे पास कितना हो जाएगा, -6। अब हमें पता है कि जब हम वैल्यूज़ को बटे के ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास इनकी पावर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल पर स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर की हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, +6। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन के यूनिट्स वो होंगे। 3 रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब आगे हमारे पास है रिएक्शन है 2NO2 N2O4। इसकी Kc की वैल्यू, सिंगल प्रोडक्ट है तो हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। अब इसके रिएक्टेंट्स NO2, इसकी ये हमारे पास कोएफिशिएंट 2 है तो उसकी पावर में चला जाएगा। अब इसके अगर हम इसके यूनिट ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, एक्टिव मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका हमारे पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू स्क्वायर से कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इनको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनकी पावर के साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसके ऊपर हमारे पास, इसके ऊपर कुछ भी ना हमारे पास 1 होता है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा, मोल के ऊपर आ जाएगा -1 और डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास इस रिएक्शन के यूनिट्स ये वाले होंगे। ये जो Kc के यूनिट्स होते हैं ये हर एक रिएक्शन के आप देख रहे हैं कि क्या होंगे, डिफरेंट होंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 5th वाला रिएक्शन है हमारे पास PCl3Cl2। ये सारी एग्जांपल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ही लिखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन रिएक्शन के हमने यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं। पेपर में वो आपको खुद से भी कोई रिएक्शन दे सकता है कि आप इसके यूनिट्स फाइंड करें, इसलिए आपको ये आने चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इसकी Kc की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट PCl5 वैसे आ जाएगा। रिएक्टेंट हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। PCl3 और साथ में Cl2। यूनिट एंटर करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे भी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सेम वैल्यू आपस में कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 1 और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, पावर 1 है। ऊपर जाके इनके साइन क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। +1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। dm -3 है तो हमारे पास +3। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन के यूनिट्स होंगे, मोल पर पावर -1 और dm3 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद आपका लास्ट वाला रिएक्शन है 2SO2 + O2 2SO3। अब इसके अगर हम Kc की वैल्यू फाइंड करें, प्रोडक्ट SO3 ऊपर क्या आ जाएगा, 2। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं तो दोनों को हम लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, SO2 और O2। SO2 के हमारे साथ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको हमारा सॉल्व करें, हमारे पास तो ये कि हमारे पास क्या होगा, यूनिट सेंटर करें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैसे आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू इस स्क्वायर से क्या हो जाएगी, कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या होगी, 1। ऊपर जाके हमारे पास पावर इनकी क्या हो जाएगी, पर मोल
डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस रिएक्शन के आ जाएंगे यूनिट्स। तो ये हमारे पास आज सिंपल सा लेक्चर था, एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन क्या होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया कि क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबकी समझ आ गई होगी। और हमने इस बाद में क्या किया है कि मुख्तलिफ रिएक्शन लिए उनके केसी की वैल्यू पहले फाइंड करना सीखी, बाद में हमने क्या फाइंड करना सीखा कि इनके यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास SO, ये ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास जो पावर नीचे है 2 O2, ये 2 को आपने इसकी पावर के अंदर नहीं लेके जाना, ये हमारे पास गलत होगा। आपने देखना है कि जो कंसंट्रेशन मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके शुरू में कितने मोल्स आ रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट कितना है, वो उसको आपने उसकी पावर में लेके जाना है। बस आज का हमारे पास यही लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटेल से देखा और उसके यूनिट्स फाइंड करना देखे कि हम कैसे उसके यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।